हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, दो टोल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्टिल फील इमोशनली एंड कल्चरली कनेक्टेड? कभी आपने सोचा है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो स्टोरीज बनती है, जो लिखी जाती है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, डिफरेंट स्टाइल में होता है, लेकिन फिर भी वो हमें इमोशनली और कल्चरली कनेक्ट करता है? तो इसका क्या मतलब है? सो फ्रेंड, दिस इज वेयर द आइडिया ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कम्स इन. So friends, in this video I am going to discuss the term collective consciousness, which is the part of comparative literature theory and practice. So this term is first introduced by the sociologist Emil Durkheim. So collective consciousness means shared belief, values and cultural memories that bind the society together. तो इंडियन लिटरेचर में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि अलग अलग लैंग्वेज और पीरियड के राइटर्स, अलग अलग टाइम के राइटर्स की राइटिंग्स में फिर भी एक जैसी कल्चरल सेंसिबिलिटी, मिथोलॉजिकल इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल विजन होती है. और यही चीज़ इंडियन लिटरेचर को क्या बनाता है? कंपैरेटिव और इंटरकनेक्टेड, जहाँ स्टोरीज डिफरेंट होते हुए भी एक ट्रेडिशन से कनेक्टेड रहती है, एक ट्रेडिशन से जुड़ी हुई होती है. तो इसी को क्या कहते हैं? Collective consciousness. Now let's explore how this idea, that is collective consciousness, connects deeply with the field of comparative literature, which looks at how stories travel across languages, cultures and generations. So friends, in India our literature heritage is built on shared cultural memories like the story of Ram, Krishna or the moral dilemmas of Mahabharata. So these aren't just religious texts, they are पैन इंडियन कल्चरल सिंबल. तो ये जो कल्चरल मेमोरीज है, ये रामायण, महाभारत, तो ये सब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में सब लोग जानते हैं, इसे पूरे इंडिया में जाना जाता है. अपने अपने तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है. सो व्हेन यू सी हाउ द रामायण इज रीटोल्ड बाय कंबन इन तमिलनाडु, तुलसीदास in Hindi and Ezhuthachan in Malayalam. So actually you are witnessing intertextuality in action. That is a core concept in comparative literature. है ना? जब मतलब आप रामायण को अलग अलग पार्ट में देख रहे हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, कहीं तमिल में, फिर कभी तुलसीदास का, फिर एजुताचन का इन मलयालम में, तो एक्चुअली में आप क्या विटनेस कर रहे हो? Intertextuality. So each version brings something unique, something new, yet they echo the same soul. मतलब सेम ही चीज है, लेकिन जो स्टाइल है, जो टेक्स्ट है, वो डिफरेंट है. एंड इट इज नॉट जस्ट इन बुक्स, मतलब ये सिर्फ लिखा नहीं गया है. दीज स्टोरीज लिव ऑन इन टेम्पल, आर्ट, क्लासिकल डांस एंड फोक थिएटर्स. ये सब में भी इस स्टोरी को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है, डिफरेंट सोर्स के थ्रू, कभी क्लासिकल डांस के थ्रू, फोक थिएटर्स के थ्रू, टेम्पल में आरती करते हुए, भजन करते हुए. सो दिस इंटरेक्शन बिटवीन ओरल एंड रिटन ट्रेडिशन क्रिएट्स अ नेशनल कल्चरल कॉन्शियसनेस, मच लाइक हाउ ग्रीक मिथ और Arthurian legends evolved across Europe. Now let's talk about translation and transcreation. So when Indian writers translated works like Rubaiyat of Omar Khayyam by Fitzgerald, the result wasn't just a copy. It was a reimagined version. ठीक है, जब इंडियन राइटर्स किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं या फिर कोई और राइटर्स किसी दूसरे वर्क को ट्रांसलेट करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बस उसे कॉपी करके ट्रांसलेट कर दिया गया है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वही चीज़ को दूसरे तरीके से इमेजिन किया जाता है, री इमेजिन किया जाता है. When this work, Rubaiyat of Omar Khayyam, was translated by Indian writers, it felt like a reimagined version with Indian aesthetics and philosophy. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कोई भी जो इंडियन राइटर्स हैं, अगर वो किसी भी वर्क को, जैसे कोई भी पर्शियन वर्क को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो सेम रहता है, बिकॉज दे आर शेप्ड बाय शेयर्ड इंडियन वर्ल्ड व्यू. एंड दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट कंपैरेटिव लिटरेचर कॉल्स कल्चरल हाइब्रिडिटी, where text crosses boundaries and take new forms. Actually, this idea connects with Garrett Janet's theory, how texts are layered over older text, like a palimpsest. So in India, translation is not just linguistic, it is actually cultural storytelling. Now let's move to literary syncretism. Syncretic refers to the combination or fusion of different forms of practice, belief, thought, particularly in the context of religion, culture and
language. So Bhakti and Sufi movements are shining examples of how literature transcends religion and religious barrier. Means how both the movement Bhakti and Sufi movement crossed religious or religion barriers. So Bhakti poetry began in the South India but spread across India. Sufi poetry came from Islamic tradition but merged beautifully with Indian spirituality. Poets like Kabir, Mirabai, and Bulleh Shah were not writing just about God. In fact, they were writing about love, unity, and equality. These poems mix Vaishnava devotions, Buddhist compassion, and Sufi mysticisms, creating a truly Indian spiritual literature. सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कंपैरेटिव रिलीजियस लिटरेचर का, वेर सिमिलर इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड अक्रॉस कल्चर्स. तो जैसे रोमांटिसिज्म पूरे यूरोप में फैला, वैसे ही भक्ति सारे बैरियर्स को ख़त्म किया, जैसे कि कास्ट, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, ये सब चीज़ों को ब्रेक करके आगे बढ़ा. Hans Roberts' reception theory explains how people from different backgrounds received and reshaped these poems over time. So friends, this is not just literature, it is a living, breathing spiritual movement in poetic form. Now here we'll talk about modern Indian literature and the quest for identity. So in modern times, Indian writers faced a big challenge. How to express a unified Indian identity, means shared national identity, while dealing with colonial legacies. So this is where Indian literature enters the world of post-colonial comparative literature. Writers had to balance between local traditions and global literary forms, just like their counterparts in Africa or the Caribbean. And also the idea that classical and folk art forms फीड ईच अदर, मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या, क्लासिकल और फोक आर्ट फॉर्म्स, रेदर देन स्टे सेपरेट. तो ये एक इंडियननेस है. एंड दिस रिमाइंड अस ऑफ भक्तिन्स डायलॉजिक इमेजिनेशंस, वेयर हाई एंड लो कल्चर्स इंटरैक्ट, नॉट क्लैश. जो हाई कल्चर, लो कल्चर है, एक साथ आने पे इंटरैक्शन हो रहा है, उनका क्लैशेस नहीं हो रहा है. एंड एज एडरसन सेड इन इमेजिन कम्युनिटीज, shared cultural practice like music and dance help build a sense of nationhood, and that is exactly what Indian modern literature aim to do, create a sense of Indianness beyond language and religion. तो modern Indian writers सिर्फ story नहीं बोले हैं, they wasn't just telling stories, they were building identity. So the idea of collective consciousness in Indian literature isn't just academic, it is real and it is visible all around us. Like the many versions of our epics, the translation that carry foreign text into Indian heart, devotional movements that united people across caste and religions, or modern writers defining what it means to be Indian. So each example shows how deeply comparative literature and Indian collective consciousness are connected. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.